आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT वसंत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 बचपन कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी की कहानीकार कृष्णा सोबिता जी हैं। कृष्णा सोबिता जी का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही है। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका यानी फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये लड़की, डर से बिछड़ी, यारों के यार, 3 पहाड़ जैसे कथाकृतियाँ अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हैं। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया। शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली सदी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरादार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कॉलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए गए। इसकी सख्त मनाही थी।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे का खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर के खाती। शिमला के कफल भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने की आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमें शिमला रिज पर पहुंच मज़े आते थे। घोड़े की सवारी,
शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश का सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सरवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके स्वरूप में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बनाया हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बनाया गया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस रूम में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं। हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरता हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब हम इस पाठ के
प्रश्न अभ्यास करेंगे। हम आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे, आप इसको स्वयं करेंगे। तो स्मरण से पहले प्रश्न को देख लेते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो जैसा कि हमने पढ़ा है, मोजे व स्टॉकिंग को धोने और जूते को पॉलिश करने का काम करती थी। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो इस बात के लिए लेखिका उदाहरण देती है, उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे की जगह अब पेटीज ने ले ली। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते हैं? तो देख लेते हैं। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख का चश्मा लगाया कि ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। तो आप इसको अपने स्वयं से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े ले लेकर खाती थी। वह कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। अब हम स्मरण से आगे को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या है? लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। तो आप इसको स्वयं कर सकते हैं। हम कुछ आपको चीज़ें बता दे रहे हैं कि हमें क्या आश्चर्यजनक लग रही हैं। जैसे हाइपरलूप ट्रेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मिसाइल, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बायोलॉजिकल वेपन्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आश्चर्यजनक लगती हैं। आपको क्या लगती हैं आश्चर्यजनक चीज़ें? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो आप इसे स्वयं कर सकते हैं कि जिस प्रकार लेखिका ने अपनी बचपन की घटनाओं को विस्तार से लिखा है, उसी प्रकार आप भी अपनी बचपन की घटनाओं को याद कर लिख सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुमान और कल्पना। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों में शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्तरां, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उसका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। अब हम भाषा की बात पे चलते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। क्रियाओं से भी
भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो हम कुछ भाववाचक संज्ञा आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्रिया क्या है? गूंजना। तो भाववाचक इसका क्या है? गूंज। दौड़ना, दौड़। बदलना, बदलाव। और चीखना क्रिया का भाववाचक है चीख। तो इस प्रकार आप और भी भाववाचक संज्ञा लिख सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए उसे निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, तो उसे अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो हम अब देखते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो पहला जो है वो का है। तो का क्या है? मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन मतलब यहाँ पे एक निश्चित संख्या है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? निश्चित संख्या विशेषण। ठीक है। खा क्या है इसमें? 2 किलो अनाज दे दो। तो कितने किलो अनाज चाहिए? 2 किलो अनाज चाहिए, मतलब यहाँ क्या है? निश्चित संख्या विशेषण। अगला क्या है? कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे मतलब यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, तो यह क्या हो गया? अनिश्चित संख्या विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं। सभी लोग हंस रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। तो सभी लोग हंस रहे हैं, कितने लोग हंस रहे हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? अनिश्चित परिणाम विशेषण हो गया। तो अगला देखते हैं। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। या और इसमें जो बहुत हो गया वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो जो सुंदर है वो गुणवाचक है, और जो बहुत है वो तुम कितने सुंदर हो ये नहीं बता रहा है, वो अनिश्चित है। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द मेरी और मेरी। ठीक है, रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? मेरी, मेरी शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो क्या करना है कि हमें ऐसे 5 एग्जाम्पल छांटने हैं और लिखने हैं। तो पहला देख लेते हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। दूसरा, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। इसी प्रकार आप और 3 ढूंढकर पाठ से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर अगले वीडियो में।